अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज का जो पहला सवाल है, अगर हम उसकी बात करें तो वो ABC नामी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से है और उन्होंने बात की है कि वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, प्लीज़ मेक वन वीडियो ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ETT। जो उन्होंने खुद ही आगे उसको एब्रीविएशन को लिखा है कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। ये बड़ा अहम सवाल है। जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या ETT है, इसका दूसरा नाम है एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट। ये क्यों किया जाता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बात करते हैं कि उनको सीने में दर्द हुआ, उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनके ECG की यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की, दिल की पट्टी उसको हम कहते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर ने देखने के बाद कहा है कि आपकी ECG नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद फिर उनका बाज़ एक और टेस्ट किया जाता है जिसको दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपके दिल की दीवारों को नुकसान तो नहीं हुआ। ये अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ। अब आते हैं कि फिर ETT किस शख्स की ज़रूरी होती है। देखें, जो 20 से 25% लोग होते हैं जिनको दिल का तो मसला होता है लेकिन उनको ECG पे नहीं आता, तो एक तो वो लोग जो हैं उनके बारे में हम सोचते हैं कि क्या हमें ETT करना चाहिए। लेकिन आम तौर पे अगर किसी को दिल का अटैक चल रहा हो और वो ECG के ऊपर ना आए तो उनको हम हॉस्पिटल में 24 से 48 घंटे के लिए रखते हैं। उनके दिल के एंजाइम जिसको हम कार्डियक ट्रोपोनिन्स कहते हैं वो करवाते हैं और दिल की एको करते हैं, तो हमें वो मिल जाता है मसला। हमें वो दिल का जो अटैक है हम पकड़ लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन फर्ज करते हैं कि आपको चेस्ट पेन होती है, आपकी ECG भी नॉर्मल है, आपके दिल के एंजाइम भी नॉर्मल हैं, आपकी एकोकार्डियोग्राफी भी नॉर्मल है, लेकिन आप इस शक को दूर करना चाहते हैं कि कहीं आपकी जो खून की नालियां हैं, जो कि जिनको हम वो खून की नालियां जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, कि कहीं उनमें कोई क्लॉट तो नहीं है छोटा मोटा। तो फिर उसके लिए हम आपके दिल को चैलेंज करते हैं। हम आपके दिल को एक टेस्ट से गुजारते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट का देखें लफ्जी मतलब भी क्या है। टेस्ट क्या है? आपका इम्तिहान है। टॉलरेंस क्या है? बर्दाश्त। वो किस दौरान? एक्सरसाइज के दौरान। जब किसी को एक्सरसाइज करवाई जाती है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी दिल के ऊपर डिमांड बढ़ती है। किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है? कि खून की जो नालियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेके जाने की कोशिश करती हैं दिल के मसल्स के लिए। जब वो दिल के मसल्स के लिए ज़्यादा खून की जो सप्लाई करने की कोशिश करती हैं, उस डिमांड को मीट करने की कोशिश करती हैं, तो अगर वहाँ पे कोई क्लॉट पड़ा है तो वो उनको ये काम नहीं करने देगा। तो ETT के दौरान, एक्सरसाइज टॉलरेंस के दौरान क्या होगा कि जो चेस्ट पेन शुरू हो जाएगी और कुछ तब्दीलियों होंगी जिनका मैं अभी जिक्र करता हूँ, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पे क्लॉट मौजूद है और उसके बाद फिर CT एंजियोग्राफी या जो कोरोनरी एंजियोग्राम जिसको हम कन्वेंशनल कहते हैं, तो वो करवाने की नौबत आएगी। इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपने जिस दिन ही आपका टेस्ट है, आप उससे 2-4 घंटे पहले कोई भारी चीज़ ना खाएं, कोई हैवी खाना ना खाएं, और इसी तरह से आपने ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाय ना पी हो, कोई स्मोकिंग ना की हो, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। वो ये कोई टेस्ट है कोई 20 से 30 मिनट का, और उसके बाद डॉक्टर आपकी जो चेस्ट है उसका ज़ाहिर स्टाफ भी होता है साथ, तो वो आपको वहाँ पर लीड्स लगाएंगे और उस लीड्स लगाने के बाद फिर आपको एक जो ट्रेडमिल होती है, यानी वो जो दौड़ने वाली मशीन होती है, उसके ऊपर दौड़ाया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आपकी ECG भी हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर हो रहा है, और आपको कहा जाएगा कि अगर आपको चेस्ट पेन होता है, अगर आपको सांस खराब होता है, अगर आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, या आपका दिल कर रहा है कि रोक दिया जाए, तो उन तमाम सूरतों में इस टेस्ट को रोक दिया जाता है। टेस्ट का मकसद क्या है कि जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ता है, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है, उस वक्त आपकी ECG में बदलाव को देखा जाता है, उस वक्त आपके जो चेस्ट पेन का देखा जाता है कि कहीं आपको चेस्ट पेन तो नहीं होता। हम कितना हमारा जो दिल है वो धड़कन को बर्दाश्त कर सकता है, उसका एक सादा सा कुलिया है। 220 में से माइनस कर दें जो आपकी उम्र है, तो जो जवाब आएगा आमतौर पे आप इतना जो दिल यानी हार्ट रेट है वो बर्दाश्त कर लेता है हमारा दिल। मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़के की उम्र या लड़की की उम्र 20 साल है, तो हम 220 में से अगर 20 को माइनस करें तो जवाब आता है 200। तो इस एक्सरसाइज से आपका जो दिल की धड़कन है उसको 180-200 तक लेके जाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आप किस हद तक आपका दिल बर्दाश्त कर पाता है इस पूरी एक एक्सरसाइज को। तो इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, और इसका बुनियादी मकसद आपके दिल के जो खून की नालियाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें छुपे हुए जो क्लॉट है उसका मालूम करना होता है। लेकिन वो लोग जिनको दिल का अटैक हो चुका हो या हो रहा हो, उनका ये टेस्ट हरगिज़ नहीं किया जाता।
एक और जो कैटेगरी है, जिन लोगों को दिल का अटैक हुआ था उनकी फिर उनका इलाज किया जाता है, या उनको स्टेंटिंग की जाती है, या उनको मेडिकल का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद उनको घर भेजना होता है। तो फिर डॉक्टर 1 से 2 हफ्ते के बाद कोशिश करते हैं ये जांचने की कि क्या सूरत हाल है इसके दिल की, कि क्या अगर घर में किसी किस्म का स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, परेशानी होती है जिसकी वजह से भी दिल की धड़कन बढ़ती है, तो क्या ये शख्स, मर्द, औरत, लड़का, लड़की उस सूरत हाल को बर्दाश्त भी कर पाएगा उसका दिल या नहीं। तो तब भी ये टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये जो ABC आपका सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था। तो इसके बाद हम जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सलीम सुलेमान साहब की तरफ से। उनका ये कहना है कि सर, आई डिड कीटो फॉर 2 months एंड देन आई रियलाइज दैट द डाइट वाज नॉट फॉर मी बिकॉज आई वाज hungry all the time at the job, even when I was digesting tons of vegetables. I had to quit and realized that cardio exercises and insulin intake was my option. But when I was okay on the keto diet, my blood sugar was 110 and below all the time. यानी जो सलीम सुलेमान साहब हैं, इन्होंने जो बात की है ये बड़ी एक अहम चीज़ है, ये आप लोगों को समझना होगा। कीटो डाइट के बारे में इन्होंने जो बताया है कि मैं कीटो डाइट करता था, हालांकि मैं इस दौरान उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सब्जियां खाता था, लेकिन मुझे हर वक्त ही भूख लगी रहती थी और जॉब पे भी मैं बहुत ज़्यादा भूखा रहता था। तो फिर आखिरकार तंग आके मैंने कीटो डाइट छोड़ दी। तो इन्होंने बताया कि जब तक ये कीटो डाइट पे थे, इनकी जो शुगर है वो 110 या उससे नीचे रहती थी हमेशा। दोस्तों, मैंने कीटो डाइट पे एक वीडियो बनाई थी, अपना जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन पे। जब मैंने वीडियो बनाई तो ज़ाहिर है आप वीडियो बनाने के लिए आप रिसर्च करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था इस तरीका है इलाज से। ये आमतौर पे 2 किस्म के लोगों के लिए कहा जाता है कि वो लोग जो मोटापा के शिकार हों और वो लोग जो शुगर के मरीज़ हों, क्योंकि ज़ाहिर है सिंपल सी बात है कि कीटो डाइट में कीटोन जो होती है वो प्रोटीन्स को हम शुमार करते हैं। कीटो से ये मतलब है कि आपकी डाइट में प्रोटीन होगी और फैट्स होंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी डाइट में क्या होगा, नहीं होगा, वो ग्लूकोज नहीं होगी, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी। बिल्कुल आपको ज़ीरो पे लाना होता है, क्योंकि जब आप ज़ीरो पे ले आएंगे तो जाहिर है अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो मैंने फिर इसको फॉलो भी किया खुद, जब आप एक वीडियो बनाते हैं आपको एक चीज़ की समझ आती है। तो मैंने कुछ दिनों के लिए कीटो डाइट की, तो मैं किस नतीजे पे पहुंचा मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूं कि कीटो डाइट है तो बहुत अच्छी है, तो बहुत बेहतरीन, लेकिन ये नॉट प्रैक्टिकल है। आप इसको कुछ अरसे के लिए कर सकते हैं, 1 से 2 महीने के लिए, लेकिन आप इसको लंबे अरसे के लिए मुश्किल होता है करना। बहुत सारे लोग जो डेडिकेटेड हैं, शुगर के मरीज जो तंग थे इंसुलिन से, जो तंग थे गोलियों से, उन्होंने ये करना होती है, वो करते हैं, लेकिन ये हर शख्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम आदी हैं एक रूटीन के खानों के। मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे तो शायद आप कर सकते हैं कीटो डाइट, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने लंबे अरसे के लिए करना है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसका फिर तरीका मुझे ये समझ आया था कि कीटो डाइट से आप मैसेज समझें कि आप अपनी खुराक से जो भी ग्लूकोज वाली चीज़ें हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं, उनको कम करते जाएं और बाकी को बढ़ा दें, लेकिन आप दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। आप ना तो कीटो डाइट वाली एक्सट्रीम पे जाएं और ना ही उस तरफ जाएं कि आप दिन में बहुत ज़्यादा खाने खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें खा रहे हो, रोटियां, चावल। तो इस चीज़ को आप छोड़ें। मैं एक पर्सनल अपनी एग्जांपल दे देता हूँ इस सवाल के, इस जवाब के आखिर में, कि मैंने गुज़िश्ता 2 महीने में 7 से 8 किलोग्राम अपना वज़न कम किया है। मैं दिन में 4 रोटियाँ खाता हूँ, उनकी मैंने कैलोरीज काउंट की हुई हैं, जो मैं साथ इसके सालन खाता हूँ उनकी कैलोरीज काउंट की हुई हैं, लेकिन बाकी चीज़ें मैं कम से कम खाता हूँ, बहुत कम अवॉइड करता हूँ। अगर आप दिन में 4 रोटियां खाते हैं और आप साथ कोई जैसे खीरे होते हैं, उनमें फाइबर ज़्यादा है लेकिन उनमें जो कैलोरीज कम है, तो आप इस तरह की चीज़ अगर खा लें तो आपको महसूस भी नहीं होता कि आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपका वजन भी बेहतर रहता है। तो आपने कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है। अब ये क्या करते हैं सुलेमान साहब कि ये एक्सरसाइज करते हैं, इंसुलिन भी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रा मुनासिब सा खाना खाएं। अब जो मैंने बात की कि मैं 4 रोटियां खाता हूं, लेकिन जिस दिन से मैंने ये 2 महीने से ये डाइटिंग वाला सीन मेरा चल रहा है, तो मैंने चावल को कभी भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसमें फाइबर कम है और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगरचे रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन मैंने उसकी कैलोरीज के हिसाब से जो एक दिन की मेरी रिक्वायरमेंट जो तकरीबन 1800 किलो कैलोरीज बनती हैं, तो उनमें एडजस्ट किया हुआ है कि अगर एक रोटी की जो कैलोरीज हैं वो 300 हैं, तो
सारे दिन में अगर 1200 वहाँ से आती हैं, सालन से 300 आती हैं, तो ये एक दिन का 1800 कैलोरीज मेरी वैसे ही पूरी हो जाती हैं। तो दरमियान में मैं फिर थोड़ा बहुत कोई फल खाता हूँ या इस तरह की चीज़। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि जब मैं इस तरह की तमाम वीडियोज़ बनाता हूँ तो इनसे मैं भी आपकी तरह सीखता हूँ, अमल करने की कोशिश करता हूँ, फिर उसमें जो मसाइल का सामना होता है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल पूछा था सुलेमान साहब ने। तो अगला जो और आज का जो आखिरी सवाल है वो पूछा है हमसे वंडरफुल अली, ये हैं सब्सक्राइबर, इनका नाम है। इनका ये सवाल है कि सर, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट माई हार्ट अटैक्स एंड एंजियोप्लास्टी 2.5 years ago. Since then I am taking metoprolol 25 milligram, lisinopril 10 milligram, amlodipine 5 milligram, 1 tablet aspirin, ये भी वो डेली ले रहे हैं। इट वॉज रिकमेंडेड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। अब मैं यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजी पहले आपको वाज़ेह कर दूँ कि इनको दिल का अटैक हुआ था। इसका मतलब है इनकी जो खून की नालियाँ होती, कोरोनरी आर्टरीज, उसके क्लॉट की वजह से सप्लाई दिल के पट्टे को कम गई, तो इनको चेस्ट पेन हुआ होगा, इनको अलामात आई हुई होंगी। जब ये वहाँ पे गए हैं इमरजेंसी में, वहाँ पे ईसीजी में इनकी तब्दीली होगी, कार्डियक एंजाइम का तब्दीली होगी, तो इनका फौरी तौर पे हो सकता है कि फौरी तौर पे किया गया हो, लेकिन बाज़ औक़ात एक हफ्ते के अंदर भी एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियो किसे कहते हैं? खून की नाली को। प्लास्टी का क्या मतलब होता है? रिपेयर करना, यानी उस क्लॉट को रिमूव किया जाता है। और शायद इनको स्टेंट भी डले हुए जो इन्होंने मे भी जिक्र नहीं किया। तो इसके बाद फिर आगे इन्होंने लिखा है कुछ दवाइयों का, जैसे मेटोप्रोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है। ये क्या क्या काम करते हैं मैं आगे बता दूंगा। लिजिनोप्रिल क्या है? ये एस इनहिबिटर है। एम्लोडिपिन क्या है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और एस्पिरिन क्या है? ये खून की जो प्लेटलेट्स होती हैं खून के अंदर, उनको रोकने वाली के वो जुड़े ना आपस में, तो ये उसकी दवाई है। अब ये जो मेटोप्रोलोल है, ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है कि बीटा रिसेप्टर की वजह से दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, तो ये उस धड़कन को कम करता है। उसको यानी कोशिश होती है हमारी कि जो दिल के मरीज़ होते हैं उनका जो दिल का जो रफ्तार है वो हम 60 से लेके हम 60, 70 और 80 के दरमियान रखते हैं। मकसद क्या है? एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई। डिमांड क्या है कि जब आपका दिल हार्ट पंप करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए जो खून की नालियों के जरिए आएगा, कोरोनरी आर्टरी के जरिए। ये है डिमांड। सप्लाई क्या है कि कोरोनरी आर्टरीज क्या बिल्कुल वो क्लीन है, उनके अंदर कोई क्लॉट नहीं है, तो उनकी सप्लाई बेहतर होगी, लेकिन अगर क्लॉट है छोटा मोटा तो वो सप्लाई मुतासर होगी। तो हम डिमांड को कम रखने के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि हार्ट रेट जो है वो कम रहे, तो ये मेटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। इसी तरह और भी होते हैं, जैसे कार्विडिलोल है, बिजोप्रोलोल है, और भी बहुत सारे मशहूर भी हैं और जो पुराने टाइम के भी बीटा ब्लॉकर्स हैं। फिर जो लिजिनोप्रिल है, ये एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्यों देते हैं दिल के अटैक के बाद? ये एक कार्डियक रीमॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो दिल जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप होती है हार्ट अटैक के बाद, उसको ड्रॉप को रोकने के लिए, ताकि जो हमारा दिल के पट्टे नुकसान होता है उसके बाद उनका स्कार बनने का डर होता है, तो उससे हम कोशिश होती है कि उससे बचाया जाए। जो एस इनहिबिटर हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लो डोज में हम देते हैं दिल के अटैक के मरीजों को। इसके अलावा फिर इनको जो है वो एम्लोडिपिन मिल रही है, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब वो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देते हैं उसका भी मकसद होता है कि दिल की जो रफ्तार है उसको भी कम रखा जाए, और बाज़ औक़ात लोगों को जो है ब्लड प्रेशर के लिए हम देते हैं। अब एक इनकी जो टैबलेट है, अगर हो सकता है कि वो मैं मिस कर बैठा हूँ कि शायद इन्होंने, अगर ये ले रहे हैं कोई डायूरेटिक, जैसे कि स्पायरेनोलैक्टोन होते हैं, एक दवाई होती है, इसको हम कहते हैं MRA, मिनरेलोकाइड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, के जो हमारे गुर्दे हैं उसके ऊपर ये दवाई असर करती है, और ये पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो खून की नालियों में वो ब्लड जो दिल के ऊपर वापस जाता है वो कम होगा, इसको हम प्री लोड कहते हैं। जब वो प्री लोड कम होगा तो दिल को कम काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो डायूरेटिक्स भी बाज़ औक़ात दी जाती हैं इन मरीज़ों को। और आखिर में जो डिस्प्रिन या एस्प्रिन होती है उसका देने का ये मकसद होता है कि ये जो क्लॉटिंग होती है तो इसमें एक वक्त में आके प्लेटलेट्स आपस में जुड़ती हैं बहुत ज़्यादा, ताकि उसको कम से कम किया जाए। अब इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो दवाइयाँ हैं ये इंतहाई मुनासिब है इनके लिए। इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, बहुत अच्छा हुआ, टाइम पे इनकी ये हो गया, लेकिन जिस वजह से क्लॉट बना था
उन रिस्क फैक्टर को भी कम करना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर का हमेशा ठीक ख्याल रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज रखें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप दवाई ज़रूर लें अपने डॉक्टर के मशवरे से। अगर आप मोटापा का शिकार हैं तो अपने वेट को कम करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें। ये वो रिस्क फैक्टर हैं जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, सेडेंट्री बैठने का लाइफस्टाइल है, तो उसको थोड़ा तब्दीली लाएं उसके अंदर, तो ताकि ये जो आपको स्टेंट डला होगा अगर एंजियोप्लास्टी के बाद, क्योंकि अब 90% चांसेस यही होते हैं कि जब आपकी एंजियोप्लास्टी होती है तो स्टेंट भी डाला जाता है, तो वो स्टेंट के अंदर भी क्लॉट ना बन जाए, ये जहन में रखें। तो अपने लाइफस्टाइल को हमेशा आप ज़रा अच्छा रखें। तो ये है आपके दिल के अटैक की बात की दवाइयाँ। और जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, जैसे मैंने कल जो मेरी वीडियो थी, मेरा जो दिल का चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, तो उस पर मैंने खसूसी तौर पे बताया था कि वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 40% यानी दिल के जो पंप करने की पावर है वो 40% से कम हो जाए, तो उनको हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर के पेशेंट है। तो उनको 4 किस्म की हम दवाइयाँ लाजमी देते हैं। उसमें शामिल है बीटा ब्लॉकर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया, और उसका भी मकसद दिल की रफ्तार को कम रखना होता है। उसमें देते हैं MRA, वही मिनरलोक्वाइड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, जैसे स्पाइरानोलैक्टोन है। उसका मकसद है कि जो कमज़ोर दिल है उसके ऊपर ज़्यादा खून वापस ना जाए और उसको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। और एक जो नई कैटेगरी है दवाइयों की, वो जो अक्सर लोग उसके बारे में सवाल पूछते हैं, उसको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। के हमारे जो गुर्दे हैं, जब हमारा खून जो है वो गुर्दों से गुजरता है तो उसमें से जो यूरिन के लिए गुर्दे की नालियों में चला जाता है, तो उसमें से जो सोडियम और ग्लूकोज वापस हमारे खून की नालियों में जब आता है खून में, तो उसको रोकने वाली जो दवाई है उसको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर, जिसमें एम्पाग्लिफ्लाजोन है, जिसमें डेपाग्लिफ्लाजोन है। ये नई दवाइयां हैं, शुरू ये हुई थी शुगर के मरीज़ों के लिए, लेकिन अब हार्ट फेलियर के मरीज़ों को भी हम बाकायदगी से ये देते हैं, चाहे उनको शुगर ना भी हो। तो तीसरी ये कैटेगरी है हार्ट फेलियर के मरीज़ों की दवाई की। और चौथी और आखिरी जो है उसमें आते हैं जैसे ACE इनहिबिटर, जैसे अभी मैंने लिजिनोप्रिल का इन दोस्त के सिलसिले में जिक्र किया। इसी तरह से फिर कैप्टोप्रिल है, और ये मुख्तलिफ किस्म के प्रिल्स जो होते हैं, परिंडोप्रिल, ये ACE इनहिबिटर में आते हैं। साथ की कैटेगरी है ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें लोसर्टन है, वेलसार्टन है, टेलमिसार्टन है, ये आते हैं। और तीसरी जो इसी कैटेगरी यानी चौथी किस्म की दवाइयों की जो आखिरी कैटेगरी है 3, उसमें है ARNI, यानी इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ये बड़ा मशहूर एक कॉम्बिनेशन आजकल चलता है सैक्यूबेट्रल और वेलसार्टन का, तो ये दी जाती हैं। ये हार्ट फेलियर के मरीज़ों को 4 दवाई दी जाती हैं। और जो हार्ट अटैक के मरीज़ों को अभी इन दोस्त ने जिक्र किया, जो दवाइयों को मैंने नाम भी लिए, तो ये दी जाती हैं। दोस्तों, ये थे आज के सवालात और ये थे इनके जवाबात। कोई भी आपके जहन में सवाल आता है तो प्लीज़ आप उस सवाल को मुझसे ज़रूर पूछें। अगर दिल के बारे में कोई बीमारियों के जांचना चाहते हैं तो आप जो मेरा डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल का ये चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इनके अलावा बाकी बीमारियों के बारे में, आप मेडिकल के इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जो मेरा डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन का मेन चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और ये जो चैनल जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये जो घंटी की आवाज़ आपको आई है, इसको प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है किसी और को फ़ायदा दे सकती है, तो उसको शेयर भी कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।